Hi everyone, welcome to my YouTube channel, The Curious Classroom. This is going to be yet another session and yet another mini mock, right? So this is going to be the mini mock number 5, right? तो पिछले सेशन में मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर किए थे एंड हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? एज यू ऑल नो, मैंने ऑलरेडी 4 मॉक्स मिनी मॉक्स कवर कर दिए. मेक श्योर टू अटेम्प्ट इट एंड सी वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है? लास्ट मिनट प्रिपरेशन एंड लास्ट मिनट रिविजन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. चलिए, कमिंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन. ये आपका पे बैक पीरियड का क्वेश्चन है, ठीक है? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें इतना पता लग रहा है कि 52,000 हमारा कैश आउटले है, ठीक है? यहाँ पर हम फटाफट कैलकुलेट करके देखते हैं. इसको अगर हम तीनों को कैलकुलेट करें तो ये हमारा 43,000 बनता है, ठीक है? और अगर मैं इसको और ऐड करती हूँ 18 में तो ये 52,000 से ज्यादा हो जाता है, मतलब 61. तो हमें कितना चाहिए? हमें तो 52,000 का कवर करना है ना. तो इसका मतलब 52,000 अर्न करने के लिए हमें 3 इयर्स तो लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है? प्लस हमें और कितना कवर करना है? 52,000 माइनस 43,000 इक्वल्स टू 9,000, ठीक है? हमें 9,000 चाहिए 4th ईयर में से, आउट ऑफ कितना? 18,000. मतलब हमें 9,000 अर्न करना है आउट ऑफ 18,000. तो हमें कितने साल लगेंगे? हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया? 1 और 2 हाफ हो गया. इसका मतलब 3 इयर्स प्लस 0.5 और 6 months. So can I say the correct answer is option 3? ठीक है? आई होप सभी को ये वाला मेथड पता होगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मानती हूँ. थोड़ा सा इसमें हम एजुकेटेड गेस अलोंग विद ऑप्शंस की हेल्प लेंगे, ठीक है? यहाँ पर दी हुई है आपको लाइफ साइकिल ऑफ एन एमएनसी, ठीक है? कि एक एमएनसी जब खड़ी की जाती है, स्टार्ट की जाती है, और इफ इट इज विद इन दी ऑपरेशंस तो क्या क्या टास्क किए जाते हैं, और उसमें हम कौन सी स्टाफिंग अप्रोच मतलब हम एथनोसेंट्रिक अप्रोच अप्लाई करते हैं. एथनो मतलब अपनी ही कंट्री के लोग लेते हैं, अपनी ही लोकेलिटी के या अपनी ही कंट्री के नेशनैलिटी के लोग. फिर आती है पॉलीसेंट्रिक की, जिस में हमने अपना प्लांट या एमएनसी खड़ी की है वहां के लोग, ठीक है? या जियोसेंट्रिक मतलब ग्लोबली लोग ले रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी एक्सेट्रा. आइए देखते हैं. सबसे पहला है हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस में ना जहां पर ये थोड़ा सा ट्रिकी हो, तो आप एक्सट्रीम ऑप्शंस देखो या एक्सट्रीम पॉइंटर्स देखो. जैसे सबसे पहले एमएनसी की स्टार्टिंग और एमएनसी की कंप्लीट एस्टैब्लिशमेंट. अगर मैं देखूं कि एमएनसी अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, अपना यूनिट, अपना होस्ट यूनिट कहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे लोगों को वहां पे रखना चाहेंगे? आप खुद सोचिए. आपको नहीं लगता आप एथनोसेंट्रिक यानी कि अपनी नेशनैलिटी के लोगों को वहां रखोगे? क्यों ऐसा हम करेंगे? क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया काम, ठीक है? तो हमें वहां पर एक मैन पावर की जरूरत है जो कहते हैं ना बिलीव करने के लायक हो, यानी कि जिन पे हम ट्रस्ट कर सकें, ठीक है? ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया है कि इनिशियल स्टेज में पेरेंट कंपनी जो प्लान सेट कर रही है रिलाइज ऑन इट्स एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज, क्योंकि अभी हमें उस कंट्री का नहीं इतना पता. दिस इज टिपिकली डन थ्रू एथनोसेंट्रिक अप्रोच वेयर की पोजिशंस आर फिल्ड बाय एम्प्लॉइज फ्रॉम होम कंट्री. या तो होम ले लो या जियोसेंट्रिक, ठीक है? पर एथनो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, और जियो इसमें साथ में ऑप्शन में दिया इसलिए हम ले रहे हैं. तो आई एम प्रिटी श्योर कि ए का 4th होगा ही होगा, और इसीलिए मैं सी को और डी को कट कर दूंगी, ठीक है? अब बी का इस्टेब्लिशिंग द टेक्नोलॉजी टीम. अब पहली स्टेज क्रॉस होगी, अब स्टेज 2 है. स्टेज 2 क्या कह रहे हैं? कि अभी हमने अपनी ऑपरेशंस, अपने काम करना, अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है. तो इस स्टेज में हम कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे? आपको नहीं लगता अब हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया उस कंट्री का, होस्ट कंट्री का, तो हम थोड़े से चैलेंजेस या थोड़े से हम कहते हैं ना
अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं। किस तरीके से? वंस द ऑपरेशंस बिगिन द फोकस शिफ्ट टू हायरिंग द लोकल एम्प्लॉयज, मतलब उन कंट्रीज के एम्प्लॉय को जहां पर हमने अपनी होस्ट कंट्री जहां पर हमने अपनी एमएनसी सेटअप की होस्ट कंट्री में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन लोगों को वहां का सबसे ज्यादा आइडिया होगा। ठीक है, तो जब हम फुल स्विंग पे अपना काम शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली हमें वहां के लोगों की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हम इसमें कौन से ऑप्शन पे जाएंगे? अब आप सोचोगे या तो 1 करें या 2 करें। ठीक है, आप यहाँ पर किसको अप्रोच करोगे? पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, सी बी में ना अभी हमने स्टार्ट किया ऑपरेशंस, जब हमारा बिजनेस फुल स्विंग पे शुरू हो गया। ठीक है, मतलब हमने बहुत ज्यादा टारगेट्स अचीव करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, हम compete करना शुरू कर रहे हैं। बेसिकली मेच्योरिटी स्टेज आप ऐसे मान लो, ये है आपकी इंट्रोडक्शन स्टेज, ये है आपकी ग्रोथ स्टेज, ये है आपकी मेच्योरिटी स्टेज। ठीक है, यहाँ पर अब हमें सारा आइडिया हो गया उस कंट्री का, तो यहाँ पर हम डिस्टिंक्टली पॉलीसेंट्रिक अप्रोच, अब हम यहाँ पर पूरी तरह से पॉलीसेंट्रिक हो जाएंगे, वहां के ही लोगों को रख रहे हैं मेजरली। ठीक है, लास्ट स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल लीडरशिप, हमने अपना मार्केट शेयर जो है वो एस्टैब्लिश कर लिया है, हम ग्लोबली जाने जा रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो? ये स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल लीडरशिप कहते हैं ना, अगली स्टेज बहुत ज्यादा हम ग्लोबली जो है वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर जियोसेंट्रिक अप्रोच पे चले जाएंगे, सिंपल। ठीक है, इसको एक बार पढ़िएगा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, मैनेजमेंट पीवाईक्यूज में, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास आ रहे हैं थोड़े लीगल एस्पेक्ट के क्वेश्चंस, ध्यान से देखेंगे। कहते हैं अंडर एलएलपी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विद द स्पेसिफाइड मैटर्स, मतलब अगर एक एलएलपी एक्ट है तो उसमें जो हमारे पास 4 शेड्यूल्स है, हर शेड्यूल में किस किस की बात की गई है। कहते हैं पहले शेड्यूल में राइट्स और ड्यूटीज ऑफ पार्टनर की बात की गई है। क्या ये बात सही है? यस। क्या सेकेंड शेड्यूल में फर्म इनटू एलएलपी की कन्वर्जन की बात की गई है? यस। क्या थर्ड शेड्यूल इज रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी? ये थोड़ा सा मुझे डाइसी लग रहा है, लेट मी सी। फोर्थ शेड्यूल डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपको चारों शेड्यूल्स का पता है एलएलपी का, तो आप ये आंसर बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। देखा मैंने कहा, थर्ड शेड्यूल में गड़बड़ है। एलएलपी एक्ट के 81 सेक्शंस और 4 शेड्यूल है। क्विकली देख लो 4 शेड्यूल्स में क्या क्या हमने अभी पढ़ा। फर्स्ट में राइट्स और ड्यूटीज है, सेकंड में कन्वर्जन की बात कर रहे हैं फर्म टू एलएलपी। थर्ड हमारा ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर पब्लिक नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी टू एलएलपी की कन्वर्जन की बात करते हैं। कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 3 में। फोर्थ शेड्यूल में अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टू एलएलपी। तो इसीलिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, कि ए, बी और डी आपका सही है, सी गलत है। चलिए एक और क्वेश्चन है एलएलपी का। इनमें से कौन सा एलएलपी का फीचर नहीं है? क्या एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है? यस। क्या एलएलपी में कोई भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात नहीं करता? बिल्कुल ठीक। LLP is required to have minimum 3 designated members. No, my dear student, 2 designated members होने चाहिए, और उसमें से वो कहते हैं एटलीस्ट जो आपका एक पार्टनर है वो इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है। इसीलिए ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा और हमें नॉट का ही आंसर निकालना है। क्या फोर्थ सही है? क्या एलएलपी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है? यस। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज वुड मोस्ट लाइकली constitute an abuse of dominant position under competition act? abuse of dominant position कौन से सेक्शन के अंडर आता है ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट? सेक्शन 4 के अंडर, आई गेस। यस, सेक्शन 4 में। अब इनमें से कौन सी सिचुएशन है जहां पर डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करने की बात कर रहे हैं? मतलब यहाँ पर जो फर्म्स हैं मार्केट में जो ऑपरेट कर रही हैं वो हेल्दी कंपटीशन की बात नहीं कर रही हैं, बट यहाँ पर वो अपना इन्फ्लुएंस मार्केट पे करने की कोशिश कर रही है थ्रू अनफेयर प्रैक्टिसेस। देखते हैं।
A company with 75% market share imposes unfair or discriminatory conditions. यहाँ पर तो वर्ड ही आ गया, unfair conditions in terms of sale of goods. तो यहाँ पर वो अपने 75% मार्केट शेयर को अब्यूज करने की कोशिश कर रही है, तो यस ए आएगा। तो इसलिए मैं सेकंड को काट देती हूँ, फोर्थ को काट देती हूँ, सॉरी फोर्थ नहीं कटेगा, देखते हैं। A firm with significant market power offers discount that are below cost. जब आप कोई भी प्राइस ऑफर कर रहे हो जो कॉस्टिंग से भी नीचे है, जो हमारी चाइना की इकोनॉमी करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? हम इसे प्रिडेटरी प्राइसिंग कहते हैं। एंड कॉम्पिटिशन एक्ट में ये एक्सप्लिसिटली लिखा है कि प्रिडेटरी प्राइसिंग इज प्रोहिबिटेड। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए ऑप्शन बी भी बिल्कुल अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन की बात कर रहा है। टू कॉम्पीटिंग फर्म्स अग्री टू सेट प्राइसेस एट द सेम लेवल। आपको नहीं लगता यहाँ पर कल्यूड करने की बात करें, कल्यूजन की बात करें, तो यहाँ पर अब्यूज की तो बात ही नहीं हो रही, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल नहीं होगा अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का। A group of companies collaborates to control the supply of a product to artificially inflate prices. Yes, ये भी abuse की बात है। तो कहना है इसे A, B, D is the right answer. C में collusion की बात हो रही है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। कोई भी डाउट है प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है अगर हमें याद ना हो। पेनल्टीज ऑफ आईटी एक्ट 2008। आईटी एक्ट जब अमेंड किया गया था माय डियर स्टूडेंट्स, 2008 की बात कर रही हूँ, तो उसमें से एक जो सेक्शन है, जो पेनल्टी का एक सेक्शन है, उसको क्या कर दिया गया था? उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया था। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा वो सेक्शन है, तो आपको ये याद रखना है कि सेक्शन 66A जो है, सेक्शन 66A जो है, penalizing the sending of offensive messages through communication services, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था जब आईटी अमेंडमेंट एक्ट आया। और आपको बाकी जितनी भी पेनल्टीज है 66, 65, 69, 67 भी, ये सभी याद रखनी है कि किससे रिलेटेड है। सबसे ये जो फेमस है ये 66F है। 66F किससे रिलेटेड है? साइबर टेररिज्म से रिलेटेड। 67B देखिए, इट इज रिलेटेड टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी। 69 इज रिलेटेड टू कि आप एक्सेस कर रहे हो किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है, विदाउट एनी ऑथराइज्ड यूज। तो ये आप याद रखिए। बट कौन सी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की गई थी या जिसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था, हटा दिया गया था, वो 66A थी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस होते हैं ना, वो स्टूडेंट्स को लगता है कि सिंगल लाइनर है तो इजी होंगे, लेकिन कई बार सिंगल लाइनर की जो लैंग्वेज होती है माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने ऑब्जर्व की एनटीए की, वो थोड़ी सी डाइसी यानी कि थोड़ी सी ट्विस्टेड हो सकती है। तो आपने ऐसे क्वेश्चंस में एक दो कीवर्ड निकालने की कोशिश करनी, पूरे सेंटेंस को समझने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, इफ नॉट ट्राई टू फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर कीवर्ड जिससे आपका सीधा सीधा आंसर आ जाए। जैसे कि इसमें which one of the following refers to the attributes or benefits that consumers strongly associate with brand, positively evaluate and believe they could not find। यहाँ पर देखिए, कंज्यूमर को ये यकीन है, बिलीव है कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट, ऐसे बेनिफिट्स किसी और ब्रांड में नहीं मिल पाएंगे। कहना इससे यहाँ पर प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। यस, तो कहना ऐसे पॉइंट ऑफ डिफरेंस की बात कर रहे हैं। हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड पॉइंट ऑफ पैरिटी। पैरिटी का मतलब है इक्वालिटी, कि जो ए ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है वही बी ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है। अगर ए ब्रांड भी पाइनएप्पल पिज्जा दे रहा है, बी ब्रांड भी पाइनएप्पल पिज्जा दे रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ पैरिटी होगी। लेकिन अगर ए ब्रांड ये प्रॉमिस करता है कि वी विल डिलीवर पिज्जा विद इन 30 मिनट्स और लेस, दैट मीन्स ये क्या है? ये आपको ये बता रहा है कि ये जो बेनिफिट है 30 मिनट्स वाला आपको और कहीं नहीं मिल रहा। ठीक है, एज अ कस्टमर मुझे ये पता है ना कि ए हमें ये वाला बेनिफिट देगा, तो इसीलिए तो ये क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया? पॉइंट ऑफ डिफरेंस का।
नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट के रिलेटेड। कहते हैं रीटा एक मैनेजर है, ठीक है, अभी अभी ज्वाइन किया उसने एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। अब रीटा का जो प्रोजेक्ट हेड है वो उसको कहते हैं कि आप जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज हैं उनके साथ बिल्कुल इंटरैक्ट मत करो। लेकिन जो प्रोडक्ट का हेड है वो उसको कहता है कि आप प्लीज अपने जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज हैं उनके साथ करो, सोशलाइज करो, जिससे आपको और पता चलेगा कि मार्केटिंग इश्यूज कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब रीटा कौन सा कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रही है इस केस में? क्या हरारिकल कॉन्फ्लिक्ट है, इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, या इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट। देखते हैं। अच्छा, अब आप ये सोचोगे कि वाई इंटर रोल इंटर डिपार्टमेंटल, ये क्यों आंसर नहीं, वाई इंट्रा इज द राइट आंसर? देखो, इंटर रोल मतलब, ध्यान से सुनो, इंटर रोल मतलब दो रोल्स के बीच में। यहाँ पर यहाँ पर रीटा को अपने रोल के रिलेटेड दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है ना। रीटा का मल्टीपल रोल्स की बात नहीं कर रहे हैं आप, क्वेश्चन में देखिए उसको लिखा है कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ही है वो, ठीक है, राइट। यहाँ पर उसका जो रोल है उसमें गड़बड़ कहाँ हो रही है कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रोल को कैरी आउट करने के दौरान उसे कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। आप देख रहे हो, एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की तरह काम करते रहने के लिए उसको दो तरह के इंस्ट्रक्शंस मिले। आपको नहीं लगता उसको अपने विद इन रोल में, उसको उसके विद इन रोल में ही गड़बड़ मिल रही है, उससे एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। एक तो कहता है कि सोशलाइज करो, एक कह रहा है सोशलाइज ना करो, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा इंट्रा रोल। डिपार्टमेंटल क्यों नहीं आप कहोगे, ये तो एक तो प्रोजेक्ट है एक तो प्रोडक्ट है, तो ये भी तो इंटर डिपार्टमेंटल नहीं। यहाँ पर डिपार्टमेंटल राइवलरी की बात नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पर रोल को लेकर, रोल को कैरी आउट कैसे करना है उसके रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर एफटीपी पॉलिसी ऑफ 2023 इसमें कौन सा टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस सिलेक्ट नहीं किया गया? इंटरनेशनल बिजनेस की मैंने फुल फ्लेजेड मैराथन ली है, ठीक है, आप उसको देख सकते हो, उसमें मैंने एफटीपी पॉलिसी बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, एंड बाकी सारे टॉपिक्स ऑफ आईबी आपको बहुत पसंद आएगी। इफ यू हैव टाइम और एनीथिंग यू कैन गो थ्रू इट, या आपको जो पार्ट ले, ठीक है। एफटीपी पॉलिसी के अंदर ई इसमें से कौन सा सिलेक्ट नहीं किया गया? चार टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस सिलेक्ट किए गए हैं, मिर्जापुर, मुरादाबाद, वाराणसी एंड फरीदाबाद, ये चारों ही सिलेक्टेड है। तो क्या इसका मतलब इसमें से कोई ऐसा नॉट वाला केस नहीं है? नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये चार टाउन सिलेक्ट किए गए हैं एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के अंडर एफटीपी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, कैश काउज, क्राउन जूस, फॉलन एंजल्स एंड व्हाइट स्क्वायर्स। जब आपको लगे कि ये मैच द फॉलोइंग में बहुत अजीब अजीब से टर्म्स हैं बाय चांस, तो जो सबसे पहला श्योर शॉट होगा ना उसको मैच कर लो। जैसे मुझे पता है कैश काउज ये एक बीसीजी मैट्रिक्स की टर्म है, ठीक है, ए का मैं 3 सीधा सीधा मैच कर लूंगी जिससे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्राउन जूल्स और व्हाइट स्क्वायर ये दोनों ना आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो ये क्या चीज है क्राउन जूल्स? देखिए, जो आपका क्राउन जूल है ना, क्राउन वर्ड दिख रहा है, ये जो क्राउन जूल होता है ये क्या होता है, ये आपका कंपनी का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव एसेट, कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई आपके रिसोर्स हो सकता है, एक्सेट्रा, हमारी कंपनी का वैल्यूएबल एसेट। तो यूजुअली क्या होता है, ये टेक ओवर की टाइम की बात होती है कि जब आपकी कंपनी को कोई हॉस्टाइल तरीके से जबरदस्ती टेक ओवर करने की कोशिश करता है। क्यों करने की कोशिश करता है? ऑब्वियसली दे आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर योर अट्रैक्टिव एसेट्स। तो इस चीज से बचने के लिए जो कंपनी होती है, ठीक है, जिस पर टेक ओवर हो रहा होता है, वो अपनी कंपनी का या तो पार्शियल स्टेक या तो फुल स्टेक अपने किसी दोस्त को सेल कर देते हैं, ठीक है। उन दोस्त को क्या कहते हैं हम? व्हाइट स्क्वायर एंड व्हाइट नाइट।
ठीक है। व्हाइट स्क्वायर कौन से होते हैं? व्हाइट स्क्वायर देखिए, जिनको हम अपनी कंपनी का पार्शियल स्टेक सेल करते हैं जब तक वो स्टाइल टेक ओवर क्या हो सके, मतलब उससे हम बच ना सके, उसको प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। और जो आपका व्हाइट नाइट होता है उसको हम कंप्लीट स्टेक देते हैं। ठीक है। क्या इससे हम क्राउन जूल्स का यहाँ से मैं डेफिनेशन निकाल सकती हूँ? द मोस्ट वैल्यूएबल सेगमेंट्स ऑफ अ कंपनी। क्या व्हाइट स्क्वायर हमारी फ्रेंडली पार्टी होती है? यस। अ थर्ड थर्ड पार्टी फ्रेंडली टू मैनेजमेंट, जो हमें उस टेक ओवर से बचाने की कोशिश करती है। और लास्ट है फॉलन एंजल। फॉलन एंजल एक ऐसा, क्या ये रहा, फॉलन एंजल एक ऐसे बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जो एक रेटिंग एजेंसी के द्वारा डाउनग्रेड किए गए, ऐसे मतलब बॉन्ड्स जो जिनकी रेटिंग्स अच्छी नहीं है, जिनको डाउनग्रेड किया गया है, जिनकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ वन, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, वेरी इजी एंड रेपिटेटिव क्वेश्चन। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की क्या अजम्पशंस है? क्या कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए? यस। तो जिसमें वन नहीं है उसको प्लीज काट दो, क्योंकि हम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहते। ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ को कट कर दो। नो लिमिट ऑन मनी इनकम, ये फॉल्स है। मनी इनकम लिमिटेड होती है। ठीक है। यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल, कार्डिनल मतलब 1 2 3 क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजरेबल होती है। यस यस यस। तो कहना इसे 3 इसमें है क्या? 3 इसमें भी है। यस। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, नहीं, ये गलत है। ठीक है। तो जहां पर फोर्थ है उसको कट कर दो, हमारा सीधा सीधा 3 आ गया। बाकी भी देख लेते हैं। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ कमोडिटीज, यस, यही तो लॉ है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, यस। फॉर कैलकुलेटिंग टोटल यूटिलिटी, कहते हैं जो इंडिविजुअल यूटिलिटीज है हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। नो माय डियर स्टूडेंट्स, उनको हम ऐड करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाए, इसलिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। लेट मी नो इन द कमेंट्स अगर आपको सेशन फास्ट ना लग रहा हो। ठीक है। विल मूव इट अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंग टू माइकल पॉटर की स्ट्रैटेजीज के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी वो 3 बेसिस हैं जिससे हम अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन। कॉस्ट लीडरशिप, मतलब कम से कम यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव चीज हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं एज कंपेयर टू आवर कॉम्पिटिटर्स। डिफरेंशिएशन, हमारी यूएसपी है, जो हमारी फीचर्स हैं वो डिफरेंट है हमारे कॉम्पिटिटर से। एंड फोकस, हम एक पर्टिकुलर नीश मार्केट पे फोकस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज मैच द फॉलोइंग, हमारे जो बैंक्स के रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिडबी, आईडीएफसी, नबार्ड। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जिस ऑप्शन में यानी कि जिस डिस्क्रिप्शन में एग्रीकल्चर की बात होगी वो आपका नबार्ड आपका आंसर बन जाएगा, राइट? तो कहना से डी का फोर्थ होगा। ठीक है। नबार्ड क्या प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर सर्विसेज, क्रेडिट सर्विसेज। ठीक है। और इससे हमारे ऑप्शन नंबर बी और डी जो है वो कट हो जाएंगे। ठीक है। आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे किससे रिलेटेड है? बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, प्रोजेक्ट्स। तो सी का हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है। सिडबी आपके स्मॉल बैंक्स को, सॉरी, स्मॉल डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं वो किसको असिस्टेंस प्रोवाइड करें? एसएमईज को। ठीक है। तो कहना है बी का 2 हो जाएगा और ए हमारा 3 हो जाएगा। क्यों क्यों ए 3 हो जाएगा? क्योंकि फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या प्रोवाइड करिए? फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो कहना इससे कि हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है। चलिए, so this was all about the mini mock test number 5. I hope my dear students आपको अच्छा लगा होगा। For any feedback, any comments, आप मुझे comment section में बता सकते हैं। Till then, wish you guys a very happy learning.